नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र सिद्धांत चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कन्या लग्न के एक जन्मांग में इसके विभिन्न भावों में बैठे ग्रहों का फलादेश और इसमें बन रहे योगों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह भोपाल के एक सज्जन की कुंडली है, जन्म स्थान भी भोपाल ही है। जन्म की तारीख 27 मई 1998 और जन्म का समय दोपहर 3:15 का है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जन्मांग में लग्न राशि कन्या है। इसके विभिन्न भावों में बैठे हुए ग्रह हैं। छठे भाव में केतु, सप्तम में गुरु, अष्टम में बुध, शनि और शुक्र, नवम में सूर्य और मंगल, दशम भाव में चंद्रमा विद्यमान है और द्वादश में राहु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर छठे भाव में केतु और द्वादश में राहु के मध्य ही सभी ग्रह विद्यमान हैं। इस वजह से काल सर्प दोष का निर्माण भी हो रहा है, जिसके विषय में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। अभी हम ग्रहों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो लग्न से आगे बढ़ते हुए हमें जो पहला ग्रह मिल रहा है वह है केतु, जो छठे भाव में कुंभ राशि में विद्यमान है। छठे भाव के केतु के लिए शास्त्रों में कहा गया है, तमः षष्ठ भागे गते षष्ठ भावे भवेत मातुलान मान भंगो रिपूणाम विनाशश्च तुष्पात सुखम तुच्छ विंतम शरीरम सदा नामयम व्याधिनाशः। अर्थात छठे भाव में केतु होने से मातुलान मान भंगु, मामा से मान सम्मान नहीं मिलता। मामा मान भंग करता है, अनादर करता है, जिसकी वजह से मामा भांजे में परस्पर वैमनस्यता बनी रहती है। शरीरे सदा नामयम व्याधिनाशः, शरीर हमेशा निरोगी रहता है। कदाचित कोई रोग उत्पन्न भी हो जाए तो वह शीघ्र दूर हो जाता है। केतु के षष्ठम भाव के इसी फल की पुष्टि एक अन्य ज्योतिष शास्त्र का श्लोक भी करता है। शिखी अस्य षष्ठे स्थितौ वैरिनाशः भवेत मातुलात् पक्षतो मान भंग चतुष्पात सुखम द्रव्य लाभो नितांतम न रोगस्य देहे सदा व्याधिनाशः। अर्थात छठे भाव में यदि केतु हो तो जातक के शत्रुओं का नाश होता है। मातृपक्ष अर्थात मामा से इसे आदर सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। द्रव्य लाभ खूब रहता है, शरीर निरोग रहता है। कदाचित कोई रोग हो भी जाए तो उसका नाश शीघ्र हो जाता है, जैसा कि कहा गया है, देहे सदा व्याधि नाशः। आगे बढ़ते हैं अब सप्तम भाव में विद्यमान गुरु के फलादेश पर। ज्योतिष में सप्तम भाव कुंडली का एक महत्वपूर्ण और केंद्र भावों में से एक भाव है, जो मुख्य रूप से विवाह, साझेदारी और संबंधों से जुड़ा होता है। इसे जामित्र भाव, कलत्र भाव या विवाह भाव भी कहा जाता है। यह भाव न केवल व्यक्तिगत जीवन के रिश्तों को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक, व्यावसायिक और कानूनी साझेदारियों को भी प्रभावित करता है। तो इस महत्वपूर्ण भाव में विद्यमान गुरु का ज्योतिष शास्त्रों में क्या फल बताया गया है, आइए जानते हैं। गुरौ दारागारे जनन समय यस्य भवति ब्रजन्युच्चै पुंसः सपति परमत्वं नृपकुलात् विभूति प्रज्ञापि प्रभवति च बहवी फलवती रतिर्बहवी बद्ध्वा परम मदनाधिक्यम अभितः। श्लोक का अर्थ हुआ कि ऐसा मनुष्य जिसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में हो, वह व्यक्ति शीघ्र परम उच्च स्थान को प्राप्त करता है। परम उच्च स्थान प्राप्त करने का अर्थ कम आयु में बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि या किसी ऊंचे स्थान को, उच्च पद को प्राप्त करता है। किसी न किसी रूप में, किसी माध्यम से ऐसे जातक को सरकार द्वारा बहुत धन लाभ होता है। ऐसे जातक की सोच बहुत अच्छी होती है। इनकी सद्बुद्धि और विवेक इन्हें जीवन में बहुत सफल बनाती है। रति बहवी बध्वा परम मदनाधिक्यमभितः, अर्थात स्त्री से इन्हें पूरा सुख और स्नेह प्राप्त होता है। सप्तम भावस्थ गुरु के लिए शास्त्रों में एक सूत्र कहा गया है, पितृतोधिकश्च, अर्थात ऐसा जातक गुणों में अपने पिता की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। अर्थात यदि गुणों के दृष्टिकोण से पुत्र की पिता से तुलना करें तो पुत्र अधिक गुणी होता है। इस भाव में गुरु के कुछ और प्रभावों को जानना आवश्यक है। गुरु यहाँ स्वग्रही होकर मीन राशि में विद्यमान है। उसके तो शुभ परिणाम प्राप्त ही होंगे, साथ ही गुरु धनु राशि का स्वामी होने के कारण चतुर्थेश भी है और इस चतुर्थ भाव पर चंद्रमा अपनी दृष्टि प्रदान कर रहा है।
समग्र रूप से यह एक बहुत अनुकूल युति है जिसे जलद योग कहते हैं। कुंडली में बन रहे इस शुभ योग के कारण जातक एक संपन्न व्यक्ति होगा। वह एक बड़े घर, ढेर सारी चल अचल संपत्तियों का स्वामी होगा। समाज में प्रतिष्ठापूर्ण पद और दीर्घकालीन खुशियां प्राप्त होंगी। आगे बढ़ते हैं अष्टम भाव की ओर, जिसमें बुध, शनि और शुक्र की युति है। अष्टम भावस्थ बुध के फलों का ज्योतिष शास्त्रों में उल्लेख कुछ इस प्रकार है। शतंजीविनो रंध्रगे राजपुत्रे भवन्ति ये देशांतरे विश्रुतास्ते निधानम नृपद विक्रयाद्वा लभन्ते युवत्युद्भवम क्रीडनम प्रीतिमन्तः। अर्थात ऐसे लोग लंबी आयु पाते हैं, शतायु होते हैं, जिनके जन्म लग्न से 8वें घर में बुध विद्यमान हो। देश विदेश में प्रसिद्धि पाते हैं, प्रचुर मात्रा में धन कमाते हैं और स्त्रियों से मित्रता होने में इन्हें अधिक समय नहीं लगता। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यातव्य है कि अष्टम भावस्थ बुध ही लग्नेश भी है। लग्न पर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव से दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर नहीं है। कुल मिलाकर यह एक अनुकूल युति है जिसे देह पुष्टि योग कहते हैं। इस युति के होने के कारण जातक आर्थिक रूप से संपन्न होता है, शारीरिक संरचना, शारीरिक सौष्ठव अच्छी होती है और जीवन के सभी सुख प्राप्त करता है। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र विवाह का कारक ग्रह होता है। यहाँ पर शुक्र अपने नैसर्गिक मित्र बुध के साथ विद्यमान है। बुध भी शुभ ग्रह है। यह एक अनुकूल युति है जिसे सतकलत्र युग कहते हैं। ऐसे जातक जीवन साथी के मामले में बहुत भाग्यशाली होते हैं। यहाँ पर शनि मेष राशि में विद्यमान है। मेष राशि में बैठा शनि अधिकार व संपत्ति अथवा संतति, इन तीनों में से किसी एक के विषय में कष्ट प्रदान करता है। संतति और संपत्ति दोनों एक साथ नहीं मिल पाते और ऐसे जातक को जीवन में एक बार घोर निराशा तथा संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। इस कुंडली में शनि अंश बल में भी कम है, इसलिए जातक को कोई दीर्घकालिक रोग होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन शुभ ग्रहों के शक्तिशाली होने के कारण शनि के अशुभ परिणामों में न्यूनता अवश्य आएगी। अब आगे बढ़ते हैं और नवम भाव में सूर्य तथा मंगल के फलों को देखते हैं। वृषभ राशि का सूर्य यदि नवम भाव में है तो ऐसा जातक कृषि अथवा कृषि से जुड़े उद्योगों से बहुत अच्छा धन कमाता है। भाग्य भावस्थ सूर्य के लिए और भी कहा गया है, सापत्यार्थ सत्सुता सौख्य धीमान धर्मे मानो मातृवर्गे रिवत स्यात्। अर्थात जातक के नवम भाव में, जिसे भाग्य भाव भी कहते हैं, इसमें रवि विद्यमान हो तो उसे संतान और धन दोनों होते हैं। इनके पुत्र बहुत योग्य होते हैं। यह जातक सुखी और बुद्धिमान होता है। इसका अर्थ हुआ मातृकुल के लोगों से ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा नहीं होता, कटुता बनी रहती है। अब नवम भावस्थ मंगल का भी फल देख लेते हैं। कहा गया है हिंसा विधाने मनसा प्रवृत्तिम, अर्थात ऐसे जातक की मनोवृत्ति हिंसा की ओर रहती है। ऐसे जातक का भाग्योदय 28 वर्ष की आयु में होता है। देशांतरे भाग्य योग, अर्थात परदेश में या विदेश में घर से दूर ही इसका भाग्योदय होता है। कुंडली में नवम भावस्थ मंगल वाले जातकों की राजनीति में सफल होने की संभावना अधिक रहती है। चलिए अब जानते हैं दशम भाव में स्थित चंद्र का फल। शास्त्रों में दशम भावस्थ चंद्रमा के लिए कहा गया है अविषादी कर्म परः सिद्धारंभश्च धन समृद्धश्च। अविषादी, जिसके अंदर कोई विषाद न हो, कोई दुख विषाद न हो, हमेशा खुश रहने वाला होता है ऐसा जातक। कर्म परः, तत्पर होकर काम में लगे रहने वाला, धनी, समृद्ध और दशमे शूरो दाता भवेत, अर्थात उदार होता है, दानशील होता है। ऐसा जातक परिवार का, विशेषकर पिता का प्रिय होता है। दशम भाव का चंद्र नौकरी या व्यवसाय के लिए थोड़ा नकारात्मक फल देता है। ऐसे जातकों की नौकरी या व्यवसाय में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। अब द्वादश भावस्थ राहु का फल जानते हैं। कहा गया है नेत्रे च रोगम किल पाद घातम प्रपंच भावम किल वात्सलत्वम दुष्टे रतिम मध्यम सेवनम च करोति जागम वेगे तमेव। अर्थात जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु 12वें घर में हो उसे नेत्र रोग होता है, उसके पैर में जख्म होता है,
वह प्रपंची होता है, वह प्रेम करने वाला होता है, लेकिन किससे? बुरे लोगों से प्रीति करता है। वह अच्छे लोगों की संगत से दूर भागता है। तो दर्शकों, भावानुसार विद्यमान सभी ग्रहों का फल जानने के बाद अब हम कुंडली में बन रहे काल सर्प दोष की भी बात कर लें। सर्वप्रथम बताता चलूं कि ऐसा काल सर्प दोष जिसमें 12वें घर में राहु और 6वें घर में केतु हो, इसे शेषनाग काल सर्प दोष कहते हैं। यह काल सर्प दोष जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ऐसे काल सर्प दोष वाले जातकों के नाक पर गुस्सा रहता है। ऐसे जातकों को जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है, रोजी रोटी के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है तथा व्यर्थ के वाद विवाद में उलझना पड़